देखो, so far in reaction kinetics we have studied how to find the order of a reaction by initial rate method. फिर हमने दूसरा ग्राफिकली ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया था, हाफ लाइफ थ्रू हाफ लाइफ मेथड या इनिशियल रेट मेथड से कैसे निकालेंगे ग्रेडियंट लेके और फिर कंपेयर करेंगे रेट्स को। अब थोड़ा ना इस चैप्टर का एक लास्ट काम हमारे पास जो थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल है और रट्टे वाला काम है असल में ना, वो रह गया है बस। फिर ये चैप्टर एंड है आज की क्लास में। पास पेपर आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑफ पास पेपर फॉर रिएक्शन काइनेटिक्स। अच्छे खासे पास पेपर्स करें, क्वेश्चंस करें। अब बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं और ग्राफ वाले स्पेशली आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने वाले जो टेबल्स हैं उनकी आपने हर हाल में अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये वाला जो काम है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग सा काम है। इसमें बेसिकली क्या है कि अब हमें रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमने पढ़े हुए हैं वो जो जिनमें ऑर्डर डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता है वो SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स है, AS वाले जो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज भी करे थे। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन मैकेनिज्म सिलेबस में डले हुए हैं। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन मैकेनिज्म है। अच्छा, ये फाइल मैं सेंड कर दूंगा। ये बेसिकली रॉजर नॉरिस है, जो हमारी केमिस्ट्री की बुक है ना, तो उसी में से एक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें ये प्रोपेनोन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एसिड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन जो है ना एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो अब देखो बेसिकली होता है क्या है कि जो हमने SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था ना, उसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम बता पा रहे हैं। अब देखो मॉलिक्यूल्स तो हमें नहीं दिख रहे ना कि वो आपस में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा या ट्रांजिएंट स्टेट बनेगी और फिर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा। ये सारी बातें हमें ऑब्वियसली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन और साथ में कौन सा रिएक्टेंट स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा वो उसका ऑर्डर बताता है। अगर किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से ऑर्डर 0 है, इट मींस कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से, इट मींस के वो जीरो ऑर्डर है। और जीरो ऑर्डर फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये हमें किस तरह से पता लगाता है? ये हमें इस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के पता लगाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद हम जो किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म है वो और ज्यादा एक्यूरेसी से बना सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना हमारा काइनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, काइनेटिक्स बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल्स हाउ दे मूव एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब ये काइनेटिक्स इसकी हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हो गया, उसकी ओरिएंटेशन हो गई मॉलिक्यूल्स की। तो ये सारी चीजें देख के हम लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ऑर्डर देख के, उसकी ओरिएंटेशन देख के मॉलिक्यूल्स की, या इन शॉर्ट काइनेटिक्स देख के। रिएक्शन मैकेनिज्म जो हम प्रोपोज करते हैं, बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोपोज्ड ही तो है। अंदर क्या हो रहा है वो तो नहीं दिख रहा हमें, लेकिन हम लोग उसको ज्यादा एक्यूरेटली प्रोपोज करने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा होगा, उसके लिए ऑर्डर भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर देखना किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो अब अभी हम लोग ए लेवल में इतनी ज्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है या इतना एडवांस्ड हम लोगों का वो नहीं हुआ है सिस्टम, मतलब जितनी भी हमने नॉलेज गेन करी है। तो एज पर योर डिजाइन कोर्स आप किसी एक अननोन रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर बता दिए जाए तो आप उसका रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज, देखो एक्स वाई वाई जेड ए बी सी जो हम कर करके बना रहे थे, तो वो वहां तक तो सिंप्लीफाइड रिएक्शन तक तो काफी है। हमने खुद ही जो है वो एग्जांपल ली हुई थी, कोई अपनी मर्जी का रिएक्शन बना के ए प्लस बी जो है वो सी और डी कैटलिस्ट बना रहा है, सी और डी प्रोडक्ट बना रहा है और कैटलिस्ट भी यूज हो रहा है सी। तो वो तो हम क्या कहते हैं, वो सिंप्लीफाइड रिएक्शन थे जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कुछ कर रहे थे कुछ नहीं भी कर रहे थे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रिएक्शंस होते हैं जो मल्टी स्टेप में हो रहे होते हैं, तो उनका मैकेनिज्म प्रोपोज करना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम है जिस लेवल पे हम लोग खड़े हुए टू लेवल। लेकिन
कुछ रिएक्शंस की एग्जांपल उसने दी हुई है कि कैसे उनका रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है, और वो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, और वो सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स हैं जो हमें सीखनी है यहाँ से, वो सिर्फ रट्टे वाला काम। तो पहला रिएक्शन ये है प्रोपेनॉन और आयोडीन वाला। इसमें देखो वो कह रहा है कि हाउ वुड वी वेरीफाई कि इसका पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म देने के बाद जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उनका ऑर्डर निकाल के देख लेना, मतलब उनकी कंसंट्रेशन चेंज कर करके देख लेना कि क्या इनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ रहा है। अगर वो फर्क पड़ रहा है मतलब उनका ऑर्डर जो है वो 0 के अलावा कुछ और है, 1 और 2। ठीक है, और वो फिर स्लो स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व भी होंगे। कुछ समझ आ रही है बात, क्या बात चल रही है? तो देखो हमारे पास इस रिएक्शन का हमने सबसे पहले काम क्या किया, इनकी जो इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स है ना, जैसे प्रोपेनॉन हो गया, आयोडीन हो गया और H पॉजिटिव आयन हो गया। H पॉजिटिव आयन एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, लेकिन इसका भी ऑर्डर निकालते हैं। हमने देखा था ना कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है ना। सलमान कहाँ से बात समझ नहीं आई है ये पूछो, क्या एग्जैक्टली चीज समझ नहीं आई है, तो माइक खोल के पूछ लो आराम से। सर जो आप अभी समझा रहे हैं यही मैं पूछ रहा था। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है ना, जो कि हम कहते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में होता है। तो आपको ये कैसे पता लगता है कि कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास है तो ये जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो ये जो स्टेप है, मतलब ये जो रिएक्शन है, ये तो 2 स्टेप्स में हो रहा है, जिसमें से एक स्लो स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है। तो पहला वाला स्टेप इसका स्लो स्टेप होता है, और जो इसका सेकंड स्टेप है ना वो फास्ट स्टेप होता है। फास्ट स्टेप में क्या होता है, स्लो स्टेप में कार्बाइन बनाओ, फास्ट स्टेप में OH नेगेटिव आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल फौरन इसको अटैक करता है। दिस इज द फास्ट स्टेप। और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा इसमें, अल्कोहल। तो ये कैसे हमने रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया हुआ है, देखो हमें पहले तो ये पता लगा, हमने ना इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन निकाली, मतलब इसके जितने भी रिएक्टेंट्स है इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन में उनका कंसंट्रेशन चेंज कर करके हमने जो है वो देखा कि रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब हमने ऑर्डर निकाले तो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर आया, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है ना OH नेगेटिव आयन जहां से आ रहा है उसके रिस्पेक्ट से 0 ऑर्डर आया। It means changing the concentration of sodium hydroxide does not affect the rate of a reaction, and which means के सोडियम हाइड्रोक्साइड या OH नेगेटिव आयन won't be involved in the slow step, इसलिए स्लो स्टेप में कुछ भी नहीं कर रहा, फास्ट स्टेप में कर रहा है जो कर रहा है। इसी तरह जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था उसको SN2 क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उसकी रेट इक्वेशन हम निकालते हैं तो उसमें अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन से, जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ रहा था। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ रहा था ऑर्डर 1-1 के हिसाब से। तो मतलब रेट इक्वेट जब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बनाएंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में दोनों के दोनों रिएक्टेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है, वरना फिर बात गलत हो जाएगी जहां तक हमने की है। सलमान अब क्लियर हुई कुछ? जी सर। सही है, तो हमने देखा कि भाई इसके स्लो स्टेप में ही ये जो कार्बन पॉजिटिव है इसको OH नेगेटिव आयन डायरेक्टली आके जम करना शुरू कर देता है। ये हमें कैसे पता चला कि OH नेगेटिव और अल्काइल हाइड दोनों को इंटरेक्ट करवाना है स्लो स्टेप में, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 1-1 आ रहा है।
तो ऑन द बिहाफ ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर, हम देखो ऑर्डर पता लगता है बाद में तो रिएक्शन मैकेनिज्म निकालते हैं, और हमने अभी हम उल्टा सीख रहे हैं, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी ना अननोन क्या कहते हैं रिएक्शन का ऑर्डर आपको बता भी दिया जाए तो आप उसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज कर तो सकते हो अपने दिमाग से, लेकिन वो उसके बहुत रेयर चांसेस है कि आप इस लेवल पे जो है वो सही कर सको प्रपोज। तो हमारे पास उसने एग्जाम सिलेबस में कुछ रिएक्शंस की एग्जांपल डाल दी, इनका रिएक्शन मैकेनिज्म देखो और याद करने की कोशिश करनी है ये। अब देखो होता है क्या है कि जब प्रोपेनोन हमने पहली बार उसमें प्रोपेनोन में आयोडीन डालना है, तो आयोडीन डालने से पहले हमने साथ में H पॉजिटिव आयन भी डाल दिया। तो देखो हुआ क्या, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ना 4 स्टेप्स में हो रहा है, उसमें से 2-3 फास्ट स्टेप है और एक स्लो स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है ना। तो स्लो स्टेप में हमारे पास सिर्फ एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो आपको जो है ना इन शॉर्ट ये जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई है ना ये याद रखनी है कि सीक्वेंस में क्या क्या हुआ था। इसको लिख लो अपनी कॉपी में तो ज्यादा अच्छा है। इस फाइल में क्या क्या पढ़ना है फिर मुश्किल होगी क्योंकि बड़ी फाइल है। सही है। ये 4, ये तो मेन रिएक्शन लिख लो उसका, ये वाली चीज रेट इक्वेशन लिख लो, और ये जो नीचे आपके पास ये दिए हुए ना 4 स्टेप्स ये लिख लो अपने पास। लिख रहे हो या आगे बढ़ाऊं? सलमान जवेरिया किस्सा आया। सर मैंने लिख ली। तो जवेरिया किस्सा आगे चले या लिख रहे हो? ओके, अच्छा जी। इसी तरह एक और रिएक्शन है हमारे पास जिसका मैकेनिज्म हमें याद रखना है, वो ये वाला है। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ N2O5 reacting decomposing to form 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसकी जब रेट इक्वेशन निकाली ना हमने, तो हमने देखा कि N2O5 के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। रेट इक्वेशन आप कभी भी केमिकल इक्वेशन या स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना ही करना है, और उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर करके ही आप उसके ऑर्डर तक पहुंच सकते हो, और कोई तरीका नहीं है थ्योरेटिकल करने का। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है N2O5, तो देखो पहले स्लो स्टेप में क्या हुआ है, N2O5 ब्रेक डाउन हुए टू फॉर्म NO2 मॉलिक्यूल एंड NO3 मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो NO3 मॉलिक्यूल है ये NO2 मॉलिक्यूल फर्दर ब्रेक डाउन हुआ या NO3 मॉलिक्यूल फर्दर ब्रेक डाउन हुआ। जैसे इसमें से ये अलग हो गया ऑक्सीजन और बाकी NO2 अलग हो गया। मतलब ये इसका रिएक्शन स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में NO2 NO3 रिएक्ट करते हैं, और थर्ड स्टेप में NO NO3 और 2 NO2 बनता है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किस तरह से किया है हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि ऑर्डर को देखते किस तरह से प्रपोज किया हम नहीं जा रहे उसकी डिटेल।
लेकिन मुझे ये पता है कि रेट इक्वेशन में सिर्फ N2O5 आ रहा है और स्लो स्टेप में N2O5 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता फिर। लेकिन बाकी आगे के स्टेप्स किस तरह से प्रपोज किए, क्या ये सही है गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इनको प्रपोज करने के लिए आपको ऑर्डर निकालना जरूरी था बस। तो ये रिएक्शन स्टेप्स भी लिख लो जल्दी से अपने पास, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। भाई ये दो ही हैं। अच्छा, दूसरा टॉपिक इसमें, अच्छा हाँ एक ये भी है, इसमें आपका प्रोपेनॉल ब्रोमीन और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी स्टेप्स याद रख लेना इसके। इसकी रेट इक्वेशन जो है वो ये वाली है। अब क्वेश्चन ऑब्वियसली कम मिलेंगे, ना होने के बराबर ही मिलेंगे इससे आप। अच्छा, कैटालिसिस क्या होता है बेसिकली? कैटलिस्ट हमें पता है उसका काम क्या है, टू स्पीड अप अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट ऑल्टरिंग इटसेल्फ। हमारे पास कोई भी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि रिएक्शन कैटालाइसिस हो गया। तो कैटालाइसिस दो तरह के हो सकते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस कैटालिसिस वो होती है जिसमें कैटलिस्ट ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का जो स्टेट है ना वो सेम है। जैसे अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड हो, अगर रिएक्टेंट एक्वस या लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी एक्वस और लिक्विड हो, तो ऐसा कैटलिस्ट होमोजेनस कैटलिस्ट कहलाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट ऐसा है जिसकी स्टेट जो है वो डिफरेंट एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल में हमारे पास वो आ जाता है हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाती है, अमोनिया। इसके लिए जब हम कैटलिस्ट लेते हैं वो आयरन लेते हैं, सॉलिड आयरन। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है और जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसेस हैं। तो ऐसी कैटलिस्ट को हम हाइड्रोजीनस कैटलिस्ट भी कहते हैं। बस ये होमोजेनस हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की डेफिनेशन याद रखना। occurs when the catalyst is in the same phase as the reaction mixer। और heterogeneous क्या है, occurs when catalyst is in different phase as compared to रिएक्शन मिक्सर में जितने भी रिएक्टेंट्स है ना उनकी स्टेट अगर एक्वस है, और हेबर प्रोसेस में जैसे आयरन हमने यूज किया है ना, तो आयरन जो है वो एक सॉलिड कैटलिस्ट है लेकिन रिएक्टेंट जो है वो गैस है, तो ऐसी कैटलिस्ट को हम हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। होमोजेनस कैटलिस्ट की कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि H2O2 आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें जो कैटलिस्ट हमने यूज किया है वो H पॉजिटिव आयन ही यूज किया है, और दोनों रिएक्टेंट H2O2 और आयोडाइड आयन दोनों एक्वस फॉर्म में ही है। ये क्लियर है बात यहाँ तक? कोई सवाल? तो आसान सी बातें, बस थ्योरेटिकल बातें बची हैं सारे इस चैप्टर। अच्छा, होमोजेनस कैटलिस्ट में एक बड़ा फेमस रिएक्शन है हमारे पास थायोसल्फेट का, परऑक्सी डाइसल्फेट रिएक्शन आयोडीन, या इसको परऑक्सी डाइसल्फेट को हम थायोसल्फेट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज थायोसल्फेट। आपने थायोसल्फेट के नाम से ही अक्सर पढ़ा होगा, पेपर 1 के क्वेश्चंस में एएस में मिलता है ये। इनफैक्ट एएस के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें टाइट्रेशन करते हैं ना आयोडीन की यूजिंग थायोडोसल्फेट या परऑक्सी डाइसल्फेट आयंस, प्रैक्टिकल दिए थे आप लोगों ने वैसे।
AS में। अच्छा, इस रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या है, H2O8 थायोसल्फेट आयन आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं टू प्रोड्यूस सल्फेट आयन एंड आयोडीन। अच्छा, इस रिएक्शन में टाइट्रेशन में इसलिए करते थे क्योंकि कलर चेंज आता है। कलर चेंज क्या आता है, आयोडाइड आयन जब आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो पानी के अंदर जब आयोडीन बनेगी तो एक्वस आयोडीन का कलर क्या होता है, बेसिकली ब्राउन, या उसको डार्क ब्राउन कह लो, जो भी कह लो। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, अच्छा सॉरी, ये रिएक्शन ना एसिड से कैटलाइज नहीं होता, ये रिएक्शन कैटलाइज होता है आयरन 2 पॉजिटिव आयन से। इसमें ना हम आयरन 3 पॉजिटिव आयन डालते हैं, बल्कि वो आयरन 3 क्लोराइड भी डाल सकते हैं, कोई भी आयरन का सॉल्युबल सॉल्ट डाल दो। अब इसमें होता क्या है, देखो ये किस तरह से कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ये देखना है। हम कहते हैं ना कि कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप तो कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, लेकिन खुद चेंज नहीं होते। देखो, थायोसल्फेट आयन और आयोडाइड आयन अगर मैं एक साथ मिक्स कर दूं तो रिएक्शन तो उनका होगा, वैसे भी होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा। और स्लो होने का रीजन क्या है, कि जो H2O8 है, जब भी रिएक्टेंट जब तक रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता ना, प्रोडक्ट नहीं बनता। तो थायोसल्फेट आयन और आयोडाइड आयन आपस में रिएक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्लो रिएक्शन है। क्यों स्लो रिएक्शन है, क्योंकि देखो दोनों आयन नेगेटिवली चार्ज है। अब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनाएंगे ना, लेकिन कोलाइड करने के लिए उनको एक दूसरे के साथ इजिली करीब आना पड़ेगा। अब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, वो कोलाइड करने आते हैं तो ज्यादातर आयंस इनके आपस में रिपेल हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कोलाइडिंग एंड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट दे रिपेल ईच अदर। ये दोनों नेगेटिव है। तो आयरन कैटलिस्ट डालने से स्पीड अप होता है रिएक्शन। तो वो किस तरह से आयरन 3 पॉजिटिव आयन इसको स्पीड अप करते हैं, देखो अगर मैं पहली इक्वेशन देखो जिसमें Fe3 पॉजिटिव आयन और 2 मोल ऑफ आयोडाइड आयन है, उसमें Fe2 पॉजिटिव आयन और आयोडीन बन रहा है, मतलब Fe3 पॉजिटिव आयन क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, कि ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो Fe3 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव आयन में रिडक्शन होने के बाद। तो और आयोडाइड आयन को उन्होंने क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू आयोडीन। अच्छा, Fe3 पॉजिटिव है, कैटलिस्ट तो हमने Fe3 पॉजिटिव डाला था ना, ये तो कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव आयन में। बेसिकली होना क्या है, कि जो आयोडाइड आयंस है ना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना है और थायोसल्फेट को देना है। लेकिन ये कब कर सकेंगे, जब एक दूसरे से कोलाइड होंगे। और आयोडाइड आयन और थायोसल्फेट आयन बहुत मुश्किल से कोलाइड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। लेकिन आयोडाइड आयन आयरन 3 पॉजिटिव आयन के साथ बहुत इजीली कोलाइड कर जाएगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है। और इसके दूसरे स्टेप में देखो, अब Fe2 पॉजिटिव आयन बना है यहाँ पे। तो ये Fe2 पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आयोडाइड से लेके, देखो पहली इक्वेशन जो है ना वो ये बनी, जो Fe3 पॉजिटिव आयन है, ये थायोसल्फेट सॉरी आयोडाइड आयन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देंगे आयोडीन। आयोडीन जो बनेगा पानी के अंदर वो डिजोल्व हो जाता है टू फॉर्म एक्वस आयोडीन, और उसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो पानी में जब डिजोल्व होती है तो वो पूरे पानी को डार्क ब्राउन कर देती है। ये इसलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये भी एएस में पढ़ा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं पूछ लेता है। अच्छा, Fe3 पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन आयोडाइड आयन से गेन करे ना, तो आयोडाइड आयन तो ऑक्सीडाइज हो गए, लेकिन Fe3 पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो गए टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव आयन।
अब Fe2 पॉजिटिव आइन क्या करता है कि देखो आयोडाइड आइन तो थायोसल्फेट के पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि सेम चार्जेस थे, लेकिन Fe2 पॉजिटिव आइन जो है वो इजली अब थायोसल्फेट आयन के पास H2OH2 नेगेटिव के पास जाएगा और दोबारा ये क्या हो जाएगा, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएगा और साथ में सल्फेट आयन भी बन रहा है। तो कैटलिस्ट जिस फॉर्म में आपने डाला था बीच में वो चेंज तो जरूर हुआ, लेकिन फाइनल फॉर्म वही मिली जिस फॉर्म में आपने इसको रिएक्शन मिक्सर में डाला था, क्योंकि वो कैटलिस्ट है वो अपने आप को अल्टर करता नहीं। सही है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ना एक वो क्या कहते हैं, एक सवाल और पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था ना। तो इसने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे बनी हुई है देखो, और साथ में ना ये इनके इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखे हुए हैं। वो ये पूछता है कि क्या ये रिएक्शन जब पहले रिएक्शन में Fe3 पॉजिटिव आइन Fe2 पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हुआ है, आयोडाइड आइन को ऑक्सीडाइज करवाया, तो क्या ये रिएक्शन फीजिबल है? मतलब अगर ये हमारे सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है थायोसल्फेट की और Fe3 पॉजिटिव आइन की, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे हुए हैं इन्होंने, हमें डाटा बुकलेट से देख भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया हमें। आयोडाइड आयन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आयोडीन इक्वेशन का वो है +0.54 वोल्ट। इसी तरह Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव आयन का जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है +0.77 वोल्ट। इसी तरह थायोसल्फेट वाली इक्वेशन जो है वो है +2.01 वोल्ट। अब देखो पहला रिएक्शन जो हुआ है ना पहले स्टेप में, उसमें क्या हुआ है, ये दोनों इक्वेशन आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। इसमें से Fe3 पॉजिटिव आयन जो है वो खुद रिड्यूस होना है और आयोडाइड आयन ने ऑक्सीडाइज होना है। क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी को अलाउ करें? रिएक्शन फिजिबिलिटी की बात चल रही है। देखो जो चीज रिड्यूस्ड होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी मोर पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव आयन में रिड्यूस होना है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। आयोडाइड आयन ने ऑक्सीडाइज होना है तो उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस पॉजिटिव है। तो यस, ये रिएक्शन फिजिबल है। और जब ये Fe2 पॉजिटिव आयन बन रहा है तो ये जाएगा थायोसल्फेट के पास। अब थायोसल्फेट के लिए ये इक्वेशन जो है ना वो उल्टी हो जाएगी। तो क्या ये वाली रिएक्शन फिजिबल है? मतलब इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन रहा है वो 2.01 वोल्ट बन रहा है, और क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आयन वाली इक्वेशन ने अब उल्टा जाना है, मतलब इसको अगर मैं उसी रिडक्शन की फॉर्म में ही लिख दूं, अपोजिट करके ना लिखूं, Fe3 पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है +0.77 वोल्ट। तो थायोसल्फेट आयन वाली इक्वेशन ने देखो Fe2 पॉजिटिव आयन ने वापस क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, और थायोसल्फेट वाली इक्वेशन ने वो रिड्यूस करना है। तो क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चीज को अलाउ कर रहे हैं? जिस इक्वेशन ने रिड्यूस होना है क्या वो मोर पॉजिटिव है? यस। और जिसने ऑक्सीडाइज होना है मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन को वापस Fe3 पॉजिटिव आयन बनना है, क्योंकि वो कैटलिस्ट था Fe2 पॉजिटिव आयन वो इसी फॉर्म में ही रहेगा सोल्यूशन में। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है, दैट इज +0.77 वोल्ट। तो मतलब हाँ ये रिएक्शन भी फिजिबल है। और इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ना कुछ इस तरह से बनेगी जैसी ये ऊपर बनी हुई, तो ये भी बना लो अपने पास। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़ जाए।
या ये लिख लो या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? डन, चलो। अच्छा, बाकी इस चैप्टर में ना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और एसिड रेन ये भी डला हुआ है। ये आपने एएस में भी पढ़ा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा है कि जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स होती हैं उनका कैटालिटिक बिहेवियर होता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी। लेकिन ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा बना लेगा। तो ये भी तो कैटलिस्ट है ना, ये इक्वेशन याद है आपको? ये भी तो हम कहते हैं कि ये भी तो एक तरह का कैटलिस्ट है। इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है, कैटालिटिक बिहेवियर है। तो A2 में भी वो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एक्सप्लेन हाउ नाइट्रोजनस ऑक्साइड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो ये भी होमोजेनस कैटलिस्ट की एग्जांपल है, क्योंकि जो हमारा कैटलिस्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो गैस फेज में है और बाकी रिएक्टेंट भी सारे के सारे गैस फेज में। तो होमोजेनस कैटलिस्ट की एग्जांपल में ये वाली इक्वेशन दोबारा पूछ लेता है एएस वाली। तो मेक श्योर कि ये याद रखना। तीन ही तो है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, सबसे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही है। ठीक है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वापस कैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो ये भी याद रखना होमोजेनस कैटलिस्ट की एग्जांपल में। इसी तरह हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की एक और एग्जांपल हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है, उसमें हम लोग यूज करते हैं आयरन या निकेल एज अ कैटलिस्ट। उसका क्या रीजन है? क्योंकि जो निकेल के जो एटम्स होते हैं या आयरन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जब टच कर रहे होते हैं तो उनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस बचता है। उस एम्प्टी स्पेस में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आपस में ट्रैप हो जाते हैं, और जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो वो इधर उधर भाग नहीं रहे। जब वो एक रूम में इधर उधर आगे पीछे भाग रहे थे तो उनके आपस में कोलिजन के चांसेस कम थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। लेकिन अगर तुम कैटलिस्ट यूज करोगे निकेल तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा और फिर जल्दी जल्दी रिएक्ट करवा देगा। क्योंकि जब एक साथ एक जगह पे पकड़े हुए होंगे वो होल्स के अंदर, ये जो भी हमारे पास मेटल है जिसके होल्स हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि वो एब्जॉर्ब तो नहीं हुए मॉलिक्यूल लेकिन एडजॉर्ब जरूर हो गए। तो गाइस नो व्हाट एडजॉर्प्शन इज? एडजॉर्प्शन इज सरफेस पे आके चिपकना, दैट इज एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्प्शन इनटू द सरफेस, सरफेस के अंदर चले जाना उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अभी एडजॉर्प्शन में विद एडी। तो इसको जरा पढ़ लेना। जब अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो अमोनिया मॉलिक्यूल जो है ना वो वापस इस सरफेस से निकल जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, जिसको हम डी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेना बस, बाकी तो सब कुछ आसान है इसमें। बाकी ट्रांजिशन कैटलिटिक कन्वर्टर, अब क्योंकि कैटलिस्ट की बात चल रही है तो गाड़ियों में जो कैटलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है उसका काम हमने एएस में पढ़ा हुआ है कि वो जो उसमें भी यही होता है। जब देखो, जब इंजन में फ्यूल जलता है तो हमारे पास जो गैसेस निकलती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं उनको इस तरह से हवा में निकलने दे दूं, मतलब जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या सल्फर अपना क्या कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इनको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। प्लेटिनियम उसमें कैटलिटिक कन्वर्टर में रोकते कैसे इन गैस मॉलिक्यूल्स को? उस जो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है ना वो प्लेटिनियम मेटल उसके अंदर लगा हुआ होता है। प्लेटिनियम हमें पता है कि एक एक्सपेंसिव मेटल है और यही रीजन है जो गाड़ियों में कैटलिटिक कन्वर्टर लगता है उनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी हाई होती है।
कैटालिटिक कन्वर्टर में जो प्लेटिनियम है, अगेन जैसे आयरन में या निकल में होल्स थे ना सरफेस पे, इसी तरह इसमें भी सरफेस पे होल्स हैं और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के साथ एडसॉर्ब हो जाते हैं। सही है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। ये जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है ना, इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत कम है, लेकिन है जरूर थ्योरेटिकल है। अगर ये याद कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे उसके, लेकिन उससे पहले के जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कोई सवाल, चैप्टर खत्म हो गया। अब अगर पास पेपर्स भी हमने अच्छे खासे कर लिए, बाकी तुम लोग खुद भी ट्राई करोगे। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज की क्लास जो है वो यहीं पे एंड कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई एम थिंकिंग नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट रहेगी है, वो पढ़ के वो भी खत्म करें। डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं। A2 में एक और टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग जा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पास्ट पेपर ज्यादा में ज्यादा इसके कर लो, और जो समझना है वो क्वेश्चन मुझे भेज दो, व्हाट्सएप पे कर दो बेशक, ताकि मैं समझा दूं उनको। सलमान, बस रिकॉर्डिंग और नोट्स कल की ट्यूसडे वाली क्लास के और थर्सडे वाली क्लास के दोनों जो है ना वो कल तक अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। सही है, नथिंग। जवेरिया किस्सा सलमान को सवाल नहीं पूछना। नहीं सर। चलो फिर चले जाओ अभी। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट चैप्टर